गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज का आज हमारा डे 120 है और आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 15। सेशन स्टार्ट करने से पहले जरूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पर आपको क्लासेस के लिंक मिलते हैं, क्लासेस के PDF मिलते हैं, प्लस में एग्जाम रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती है। नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। मॉक टेस्ट का लेवल आज थोड़ा सा बढ़ाया गया है, ध्यान से देखना। कई सारी नई चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी और जिन जिन पॉइंट्स में आपको इश्यू आते हैं एटलीस्ट उनको जो 90 डेज में हमने पढ़ा था उन नोट्स में शामिल करते हुए चले जाएं। देखना क्या कहा, 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63, ये आपका पैटर्न चल रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले मन में एक विचार आता है, क्या इसका एलसीएम ले ले? नहीं, एलसीएम लेंगे तो बड़ा हेक्टिक हो जाएगा, तो इसका मतलब दूसरा तरीका होगा। एक पैटर्न हमने पढ़ा था किसी टाइम, इस टाइप का था कि नीचे नंबर आपके 1/2 × 3 चल रहे थे, फिर आगे का पैटर्न चल रहा था 3 × 4। इस टाइप का पैटर्न हमने देखा था। जब आप इस पार्ट को सोल्व कर रहे थे वहां पर तो आप इसको क्या लिखते थे, 1/2 माइनस का 1/3। दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है आपके पास, 1 है। एलसीएम क्या आएगा, 2 × 3, फिर 3 में से 2 लेस होगा 1। इसका मतलब ये वाली बात और ये वाली जो बात है ये दोनों इक्वल हो गई। अगर यहीं पर हम लोग ये वाली बात भी अगर आप लिखना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे, 1/3 माइनस का 1/4। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक कवर कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। अगर नंबर ऐसे होते, एक बात बताओ, 1/2 में 7 होता, फिर 1/7 में देखो कितने का गैप बन रहा है यहाँ पर, 5 का, तो 5 के गैप से अगला नंबर देता 7 × 12, अंतर कितने का, 5 का। जब आप इसे 1/2 माइनस 1/7, क्योंकि ये नंबर आपका पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पहले और माइनस का साइन लगा करके छोटा नंबर बाद में। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा इसका, 2 × 7, नीचे तक दिख रहा है, ठीक है। यहां आएगा 7 माइनस का 2, तो इसका मतलब इस चीज को इसके बराबर बैलेंस करने के लिए आपको बाहर क्या लगाना पड़ेगा, 1/5। कि ऐसे ब्रेक तो कर लो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जितने का गैप मेंटेन है उतने का आप डिवीजन करो, जिससे क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा और ये वाली बात और ये वाली बात आपकी एक जैसी दिखाई देगी। ये तो अप्रोच थी ऐसे सवालों की। अब इसने क्या कर रखा है, इस सवाल के अंदर आपको मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में बातें नहीं दे रखी हैं। ये कॉमन सेंस आपको खुद से लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओगे देखना जरा। 15 को क्या लिखोगे, 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7, यही पैटर्न बनेगा। 1/6, 7 तो आना ही आना है और 2 बढ़ा करके 7, 9, ये चलेगा। प्लस 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 प्लस, यहां तक दिमाग लगाओ। 99 क्या होगा आपका, 9 × 11। अगला नंबर क्या होगा फिर, 11 × 13। तो सबसे आखिरी नंबर आपका होगा 11 × 13, 1/ में लिखा जा सकता है। चलो, जब आप इसे लिखेंगे तो इनका गैप कितने का है भाई, 2 का, तो 2 का तो पूरे में ही बाहर से डिवीजन कर लो, कर लिया। अब नंबर्स को कैसे ब्रेक करो, अब ब्रेक करो 1/3 माइनस का 1/5, हो गया ब्रेक। इसको ब्रेक करोगे तो 1/5 माइनस का 1/7, हो गया ब्रेक। ये पैटर्न चलता जाएगा और ये ब्रेक कैसे होगा, 1/11 माइनस का 1/13 लिखा जा सकता है। चलो सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका सेकंड पार्ट इसके फर्स्ट से कटेगा, इसका सेकंड इसका फर्स्ट से कटेगा, यहां जो नंबर होगा उसका सेकंड इससे फर्स्ट से कटेगा। इसका मतलब बीच के सारे नंबर हमारे कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा अपने पास, 1/2। 3 और 13 का एलसीएम कितना होगा, 39। 13 में से यहां पर लेस कर दोगे आप 3, सोल्व करोगे तो ये 10, इसकी वजह से 5 बन गया, 5/39 लिखा जा सकता है। चलो एक मुद्दे की बात और करते हैं थोड़ी सी। मुद्दे की बात क्या है, देखो ये सारा का सारा खेल होता आपका एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करने का, कि टीचर ने आपको पढ़ाया, आपको एक राह दिखाई कि ऐसे सवाल कैसे डील होंगे, उस राह के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी होती है। फिर आती है बारी एग्जाम हॉल की, तो एग्जाम अप्रोच जो होती है वो थोड़ी सी आपकी डिफरेंट होती है सवालों को सोल्व करने की। रीजन,
आप जितनी भी प्रैक्टिस करनी थी आपको, आपने पहले कर ली थी। अब एग्जाम में आपने सवाल देखा कि अच्छा क्या पैटर्न है, आपने देखा कि यार ये इस टाइप की सीरीज है, एलसीएम नहीं आता, इसका मतलब इसको ब्रेक करना पड़ेगा। क्या किया आपने, दिमाग लगाया कि 15 को ब्रेक किया, 3 5, फिर 5 7, 7 9, 9 11, 11 13। तो यहां से एक तय हुआ 2 का डिफरेंस है तो 2 का डिवीजन कर दें। पहली टर्म का जो पहला पार्ट है उसका तो कोई मल्टीपल बनेगा ही नहीं, मतलब किसी से कैंसिल आउट ही नहीं होगा। तो यहां क्या बचेगा आपके पास, 1/3 माइनस 1/5 है, वो अगले 1/5 से कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब पहली जो टर्म होती है, फर्स्ट जो आपकी टर्म होती है, उसका फर्स्ट पार्ट एज इट इज मेंटेन होता है, ठीक है। फिर सबसे आखिरी टर्म के अंदर जो सेकंड पार्ट होगा उसके साथ माइनस का साइन होगा। सेकंड पार्ट क्या है, 11 गुणा में 13 की वजह से 1/11 माइनस 1/13, 1/13 लेस होगा। तो ये क्या है आपका लास्ट टर्म का सेकंड पार्ट। हमेशा इन सवालों के अंदर ऐसा ही पैटर्न बनता है, इसके अलावा कोई पैटर्न नहीं बनता। इसको सोल्व करते, एलसीएम साफ साफ दिख रहा है, कितना आएगा 39, 13 में से 3 चला गया 10, 2 से कट गया 5। तो ये हो गई अपनी ऐसे सवालों को सोल्व करने की एग्जाम अप्रोच। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखना जरा। देखो इसने क्या कहा, 16a⁴ फिर 36a² प्लस 81b⁴ इक्वल्स टू 91 है। फिर नीचे 4a² प्लस 9b² माइनस 6ab बराबर 13 है। 3ab की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अगर आपने पास्ट में मॉक टेस्ट में भी ऐसे सवाल करवाए हैं, अलजेब्रा पढ़ाते टाइम भी आपको ऐसे सवाल करवाए, अगर आपने पढ़ रखा है तो इससे नकली सवाल और क्या होगा, नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा चैलेंज है। बात को अंडरस्टैंड करना, कैसे सोल्व होगा भी, जो सेकंड टर्म है आपकी उसे आप इंटरचेंज करके लिखते थे। कैसे, 4a² हो गया, 9b² हो गया, इक्वल्स टू में आपके पास 13 है और राइट में चला जाएगा 6ab, ये हो गया। ऐसा लिखने का फायदा क्या होगा, जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका भी करना पड़ेगा। होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो देखना 16a⁴ आएगा, 9 9 81b⁴ आएगा। पहली टर्म में दिख रही है ना दोनों की दोनों बातें। फिर 2 गुणा में 4a² 9b², ये कितना बनेगा आपका, 4 गुणा 2 8 9 72 a²b²। इधर जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 13 का स्क्वायर 169। फिर 36a²b², वो क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास 72a²b² है, इसमें से 36a²b² लेस होगा, तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ 36a²b²। अब ऑब्जर्व करना, जो पहली टर्म है वो एज इट इज यहां बन गई और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, 91 लिख दिया। क्या किया हमने, स्क्वायर किया है। राइट साइड में देखो, इसका स्क्वायर कर लिया, इसका स्क्वायर किया, वो इधर चला गया। फिर अगली टर्म क्या होती है, 2 गुणा में 13 गुणा 6 78 और ab, ये मेंटेन होगा। आपसे पूछ क्या रहा है, 3ab की वैल्यू। चलो सोल्व कर देते हैं। यहां से देखना, सोल्व करोगे ये वाला पार्ट आपका इस साइड में चला जाएगा, तो माइनस की वैल्यू क्रिएट होगी, और माइनस की कितनी क्रिएट होगी, 8 और 9 और 7 16, माइनस का 78, ठीक है। और यहां से अगर आप ऑब्जर्व करोगे 78 को 78 से कैंसिल आउट कर दिया, माइनस का 1/2 क्या बचा आपके पास, ab। अब से क्या पूछ रहा है कि 3ab की वैल्यू बताओ, 3 से गुणा कर दोगे तो माइनस का 3/2। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जाम में आपकी शुरुआत यहां से होनी चाहिए। रीजन, इस स्टेप को एक बार आप लिख भी दोगे तो लिखने में ही आपके 10 से 15 सेकंड चले जाएंगे। तो बेटर ये है कि आप एग्जाम से पहले हर एक पार्ट पर अच्छे तरीके से काम कर लें। एटलीस्ट जितना आपको करवाया गया है उतना तो करें। बाकी नई नई चीज़ें मैं आपको मॉक टेस्ट के अंदर हमेशा ही सिखाता हूँ। रीज़न क्या है, थ्योरी पढ़ाते टाइम एक पर्टिकुलर चैप्टर चलता है। जैसे अमूमन हमारे जो चैप्टर हैं नंबर सिस्टम वाले, थ्योरी पढ़ी, रिमाइंडर थ्योरम अलग से पढ़ा, डिविजिबिलिटी अलग से पढ़ा, इसके बाद यूनिट डिजिट अलग से पढ़ा। लेकिन जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कई ऐसे सवाल होते हैं जिसमें 3-3 चैप्टर का अच्छा खासा रोल हो जाता है। तो वो सब कुछ सीखना मॉक टेस्ट के थ्रू ही संभव है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखना जरा, इस सवाल के स्टार लगा लेना भाई, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। क्वेश्चन के स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो इसने आपसे क्या कहा
कि 29 की जो पावर है वो हमारे पास कितनी है 37, प्लस फिर अपने पास क्या है 17 की पावर 37। अब ये क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये पूर्णतया विभाजित नहीं करेगी। ठीक है, नंबर दे रखे आपके पास, पहला दे रखा है 2, 2 का डिवीजन करना जरा, 2 का डिवीजन 28 तक करोगे, एक रिमाइंडर बचेगा, 1 की पावर कितनी भी हो 1 आ गया, 16 तक डिवीजन हो गया, 1 बचा, 1 की पावर कितनी भी हो 1 आ गया, ऊपर 1 और 1 2, 2 में 2 का भाग चला गया, इसका मतलब ये वाला पार्ट तो डिविजिबल है। कैसे हुआ, रिमाइंडर थ्योरम की जो आपको थ्योरी करवाई गई थी एटलीस्ट उसको पढ़ लेना, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। बी की बात करें, 11 का डिवीजन करना है, 11 का डिवीजन आप करोगे तो कितने तक 22 तक चला गया, 6 बचा, 6 की पावर 37, 11 और यहां पर कितना बचा आपके पास 6 बच गया। 1 मिनट, यहां 7 की पावर 37, यहां 6 की पावर 37। आगे सोल्व नहीं हो रहा है तो एक बार इसके ऊपर बाद में विचार करते हैं। सी की बात कर लें, 23 का डिवीजन करोगे, 23 का यहां पर डिवीजन करोगे तो देखना जरा 6 की पावर 37 बचेगा। यहां 23 का डिवीजन करोगे तो 17 है, 23 से बैक आना पड़ेगा, माइनस 6 की पावर 37 बचेगा। इसका मतलब यहां 6 की पावर 37, यहां माइनस 6 की पावर 37, एक दूसरे से मामला कैंसिल आउट हो गया, 0 आया, 0 आ गया, इसका मतलब इससे डिवीजन होगा। ये सारा कुछ पढ़ाया गया। आप ये सोचें कि मैं मॉक टेस्ट करके रिमाइंडर थ्योरम सीख लूंगा, संभव ही नहीं है। क्लियर। ऑप्शन डी की बात करें, यहां एक नई सीखने वाली बात आपके सामने क्या आई है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना कि भाई 23 का डिवीजन आपने कर लिया, 46 का क्या इसमें डिवीजन होगा। तो आप एक बात बताओ, इसके अंदर हम डिवीजन करेंगे 46 का, तो क्या आप उसे 23 गुणा 2 नहीं रीड कर सकते? बिल्कुल आप रीड कर सकते हैं। अब इस नंबर में 23 का डिवीजन भी जाना चाहिए और इस नंबर में 2 का डिवीजन भी जाना चाहिए। 23 का तो हमने अभी अभी चेक किया ही है कि इसमें 23 का डिवीजन चला जाता है। क्या इस नंबर में 2 का डिवीजन जाएगा? तो एक बात ऑब्जर्व करना, ये ओड नंबर है, ओड नंबर की कितनी भी आप पावर कर दो ओड ही नंबर आएगा। प्लस 17 एक ओड नंबर है, ओड नंबर की कितनी भी पावर कर दो, ये भी खोल खोल के सिखाया गया है कि कैसे इसके स्टेटमेंट निकलते हैं, ओड ही आएगा। अपोन में 2, 2 ओड नंबर को आप ऐड करेंगे तो आपके पास इवन नंबर आएगा, और इवन कोई भी नंबर हो उसमें 2 का डिवीजन चला जाता है। तो हमने क्या देखा, इसमें 23 का डिवीजन जा रहा था, इसमें 2 का भी डिवीजन जा रहा है, इसका मतलब इसमें क्या होगा 46 का डिवीजन चला जाएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका डिवीजन नहीं जाएगा, वो है आपका 11। हमेशा ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि उस 11 के पीछे पड़ ही गए उसको सोल्व करना है। मान लो 2 ऑप्शन आपके आसान थे, 2 चैलेंजिंग होते, तो उस केस में हम लोग 11 के ऊपर ट्राई करते। लेकिन सीखने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आलतू फालतू थ्योरम नहीं पढ़ाई है। रीजन क्या है उनका, रेलवे के अंदर रोल नहीं रहता। एसएससी को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस केस के अंदर आपको कई सारी थ्योरम पढ़ाई जाती हैं, वहां पर आपको अच्छे से काम करना होता है। ठीक है, हमने जितना पढ़ा उसके बेसिस पर हमारा काम धूमधाम से चल रहा है। चलिए भाई, सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री में असल में देखा जाए तो पहले भी आ चुका है इस टाइप का। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को राइट में भेजोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर कर दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस की पावर 4 थीटा। तो इसका मतलब कोस की पावर 4 थीटा की जगह हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्वेश्चन जो पूछा उसमें देखना कोस की पावर 4 थीटा रिप्लेस कर दिया साइन स्क्वायर थीटा से। सवाल क्या बना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, आपको भी पता है 1 होगी। तो ऐसे सवालों को वर्बली डील किया जा सकता है, कुछ लिखने की नीड नहीं थी। चलो भाई अगला सवाल, जूम करता हूं सवाल को। देखना क्या कहा कि 24 नंबर्स का एवरेज 56 है, 24 संख्याएं हैं, औसत 56 है। पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है, अगली 11 संख्याओं का 42 है, अगली 3 संख्याओं का औसत रेशियो में दे रखा है, 3 संख्याओं का रेशियो आपको दे रखा है। 22वीं और 24वीं संख्याओं का औसत क्या होगा। एक तरीका तो ये होता है, जैसे ये सवाल पीछे भी आए थे इस नेचर के, एक तरीका ये होता है कि हम इन सवालों को टोटल से डील कर दें।
लेकिन टोटल से डील करोगे तो इसकी नेचर क्या हो जाएगी, कैलकुलेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल जहां तक पॉसिबल हो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सवालों में अवॉइड करते हैं। तो दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका वही अपना कॉमन सेंस, बेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया था। हमने ये मान लिया कि 24 संख्याएं हैं, एवरेज 56 है, इसका मतलब हर संख्या की वैल्यू कितनी है, 56 है। ठीक है, 10 संख्याएं पहले दे दी, 11 संख्याएं आपको बाद में दे दी। ठीक है, तो 11 और 10 21 हो गया, आगे संख्याएं कितनी बची आपके पास, 30। अब देखो 10 संख्याओं को अगर आप ग्रुप से हटाओगे जिनका एवरेज क्या चल रहा है, 71.7, इसका मतलब इस सवाल को थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि 24 लोगों का औसत वजन 56 है, 10 लोगों का एवरेज कितना है, 71.7। इनको हम लोग क्या करें, ग्रुप से बाहर निकालें। ग्रुप से बाहर निकालोगे, लोग कितने हैं भाई आपके पास, 10। एक आदमी कितने का असर डालेगा, 71.6 बाहर चला गया, एवरेज था कितना, 56। लेस करोगे इसमें से 6 और 5 आपके पास 11, 5 6 और ये कितना आ गया, 1, 15.6। एक बात बताओ, हमने ये माना था कि हर एक का एवरेज 56 है, 10 संख्याओं को ग्रुप से बाहर कर रहे हैं, हर एक संख्या खुद के साथ क्या वैल्यू लेकर जा रही है, 71.7। इससे क्या फर्क पड़ेगा, ग्रुप के ऊपर एक संख्या की वजह से 15.6 नंबर की कमी आएगी, संख्याएं 10 गई हैं, तो इसका मतलब पूरे ग्रुप में जितना भी टोटल बचा हुआ है, हमने माना था एवरेज 56 चल रहा है, 10 संख्याएं चली गई, हर संख्या खुद के साथ 15.6 एक्स्ट्रा लेकर गई है, ग्रुप में 10 संख्याओं की वजह से 156 नंबर की कमी आ गई। फिर क्या कहा, अगली 10 संख्याओं का औसत कितना है, 42 और 56 का अंतर कितना है भाई आपका, 14। इसका मतलब इन 11 संख्याओं को बाहर निकालेंगे। हमने माना था कि एवरेज 56 है, लेकिन इनकी वैल्यू तो 42 है, 11 संख्याएं चली गई, हर एक संख्या खुद के पास कितनी कम वैल्यू लेकर के गई है, 14 कम लेकर गई है। हमने माना था एवरेज 56 है, इनका कितना है, 42। इसका मतलब एक संख्या जाएगी, 42 जाएगी तो खुद के हिस्से का 14 ग्रुप में छोड़ेगी, अगली संख्या खुद के हिस्से का 14 ग्रुप में छोड़ेगी, तो कुल मिलाकर के 140 154 ये ग्रुप के अंदर छोड़ जाएंगे, लिखा जा सकता है। अब इसके अलावा अपने पास 3 संख्याएं बची, 3 संख्याएं हैं और एवरेज हमने कितना माना था, 56। ठीक है, इन संख्याओं की वजह से इतना डिक्रीज हुआ, इनकी वजह से इनका इतने का इंक्रीज हुआ, फाइनली क्या हुआ, ग्रुप के अंदर 2 का डिक्रीज हो गया। 3 संख्याओं का हमने यहां पर सम किया, 50 3 150, 168 166, 166 सबका क्या आ गया, सम। बची हुई 3 संख्याएं, इनका भी इसने रेशियो दे रखा है, रेशियो को सोल्व कर लें, 12 से गुणा करोगे 6:4:5, ये 22वें नंबर की संख्या, ये 23वें नंबर की, ये 24वें की, 6 4 10 5 15। 1 मिनट, क्या गड़बड़ की है भाई हमने, कैलकुलेशन बिगड़ गई अपनी, कैलकुलेशन बिगड़ चुकी है, तो क्या करें, 6 से काटा 5, 15.6 को गुणा किया हमने 10 संख्याओं से, तो कितना आ गया आपका, 156 माइनस हो गया, फिर 42 के अंदर हमने जोड़ा 14, 11 संख्याएं हैं तो 154 ये आ गया, 4 5 1। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने क्या गड़बड़ की है, यहाँ पर देखो, 50 3 150 आ गया, 6 3 18। ठीक है, 6 3 18, 5 3 15 और 1 16, 168 में से 2 चला गया, 166। ठीक है, रेशो भी सही बनाया होगा, 6 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। चलो देख लेते हैं जो भी है। अब देखना जरा संख्याएं किस रेशियो में है, 6 4 5। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, सभी का सम कितना है, 166। एक की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 5 4 9 6 15, 166 में डिवीजन कर दिया 15, रेशियो की एक की वैल्यू आएगी। इन दोनों संख्याएं कौन सी, 22वीं और 24वीं का सम कितना है, 6 और 5 11, 11 रखोगे और इसका भी क्या निकालना है आपको, यहां से एवरेज 2 का आप क्या करोगे, डिवीजन। ठीक है भाई, इसको आपको सोल्व करना है, सोल्व कर दें तो यहां से देखना गड़बड़ तो चल रही है, 6 6 12 और 1 13, 15 2 30। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 6 आ गया, 6 6 12 आ गया, 6 और 1 7 और 1 आपका 8 आ गया, 1 आ गया। 1800 में 30 का डिवीजन, 1826 में 30 का डिवीजन, 180 में आपका आ गया 6 बार।
फिर 2 बचा 26 में आपका जा नहीं रहा है, 260 में आप डिवीजन करेंगे। ठीक है भाई, देखो समस्या क्या आई है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। अब वो मेरे तो पकड़ में आएगी नहीं। अब आपको क्या करना है, देखो मैं पूरा खेल समझा देता हूँ। ठीक है, मिस्टेक हो गई है वैसे ये तनाव। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको चैप्टर पढ़ाया गया था एवरेज का, उसे ध्यान से पढ़ें। लेवल अच्छा खासा चाहिए तो एसएससी के लिए भी पढ़ा रखा था, वहां पर जाकर के पढ़ सकते हैं। सारा खेल इतना सा ही था कि आपने सबका एवरेज कितना माना था, 56। पहली जो संख्याएं हैं वो बाहर निकलेंगी तो 10 संख्याएं बाहर गई, कमी एक संख्या कितने की कर रही है, 15.7। अच्छा 15.7 की कर रही थी वो, तो ये 157 की कमी कर देगी। अगली संख्याएं 14 छोड़ेगी तो कितने की, 154 की। ये खुद ग्रुप में संख्याएं छोड़ गई, फर्क कितने का पड़ा, 3 का टोटल के अंदर। बची हुई 3 संख्याओं का एवरेज 56 मान रखा है, गुणा किया 168 में से 3 चला गया, 165 आ गया। तो बची हुई 3 संख्याओं का सम 165 आ गया। रेशियो क्या चल रहा है इनका भाई, 12 से गुणा करोगे तो 6:4:5। एक की वैल्यू निकालोगे तो 15 का डिवीजन करोगे। इन दोनों का एवरेज लेना है, 6, 5, 11 का एवरेज क्या होगा, 11/2। इसकी वैल्यू निकालनी है। 15 11 बार 11 11 121 में 2 का डिवीजन करोगे, रिजल्ट कितना आएगा, 60.5। ये तरीका तभी समझ में आ सकता है जब आपने मेरे से ये चैप्टर पढ़ रखा है। चैप्टर नहीं पढ़ रखा है, समाधान आपके पास है टोटल से सवाल जाएगा कैलकुलेटिव। चलो भाई, इसका विशेष ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल, ये सवाल तो फेवरेट हो गए होंगे ना इस टाइप के। देखो अगले सवाल के अंदर इसने क्या क्या काम में ले रखा है, सेक और टेन को काम में ले रखा है। साइन कोस से तो कोई तनाव ही नहीं आता है। एक तरीका तो ये है, इसमें से कुछ कॉमन लेकर के सोल्व करना स्टार्ट कर दें, लेकिन आप जैसे ही ऑप्शन की तरफ देखते हो तो आपको क्या पता चलता है कि रिजल्ट परफेक्ट आ रहे हैं। इसका मतलब वैल्यू पुट से करेंगे तो आसान होगा। कोस 0 की वैल्यू 0 होती है, सॉरी कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सेक 0 की वैल्यू भी 1 होगी और टेन 0 की वैल्यू 0। तो इसका मतलब बेटर ये रहेगा कि हम लोग यहां पर पुट कर दें वैल्यू थीटा की 0 डिग्री। सेक की पावर 6 ये तो 1 बन गया, टेन 0 0 है, फिर सेक 10 का गुणा है, 0 0 चलता गया, लास्ट में 1 है। नीचे कोस की वैल्यू 1 है, साइन आपका 0, फिर साइन 0, फिर अपोन में 2। तो रिजल्ट क्या आ गया भाई आपका 2/3। ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। कब, जब चारों की चारों नीचे दी गई वैल्यू आपकी कोई परफेक्ट वैल्यू है। कहने का मतलब आपके नंबर्स होने चाहिए, इसमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। हालांकि सोल्व हो जाते हैं लेकिन नेचर थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट सवाल और देखना, 7 की पावर 11 की पावर 22 की पावर 27, 7 की पावर 11 की पावर 22 की पावर 27। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट निकालने का तरीका क्या था, ये जितना भी पार्ट आपका यहां बनेगा इसमें क्या करेंगे हम लोग, 4 का डिवीजन, और जो भी आपका रिमाइंडर यहां से आएगा उसको सोल्व करेंगे और उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारा यूनिट डिजिट होगा। अप्रोच ये है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना जरा, 7 की पावर 11, ठीक है, 22 की पावर जो 27 है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है, इसको हम हमेशा इस तरीके से ब्रेक करते हैं। ये ओरिजिनल नंबर है, पावर वाला पार्ट छोड़ दो, बचे हुए का हिसाब करो। इवन नंबर की पावर ओड है, इवन नंबर की कोई भी पावर हो, जब वो मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, इवन आएगा। तो हम ये कह सकते हैं इसको पूरे को हटा करके कि यहां पर 11 की जो पावर हमारी मेंटेन होगी उसको पूरे को सोल्व कर देंगे तो एक पूरी वैल्यू आएगी। वो वैल्यू काफी बड़ी होगी, कैलकुलेटर से भी नहीं सोल्व कर सकते, लेकिन वो संख्या कैसी होगी, हमारी इवन। तो इसका मतलब यहां पर 11 गुणा 11 गुणा 11 लिखा जाएगा, कितनी बार, इवन टाइम्स। हमें ये नहीं पता है वो एक्चुअल में कितनी बार। रीजन है कैलकुलेटर भी यहां पर फेल हो जाते हैं। 11 की पावर 22 की पावर 27 सोल्व कर दो, कैलकुलेटर क्या अमूमन आपके जो पीसी होते हैं उनसे भी बात नहीं बन पाएगी। चलो इसमें क्या करना आपको, डिवीजन 4 का, 4 में थोड़ा दिमाग लगाना। देखो 8 तक डिवीजन हो गया तो रिमाइंडर 3 बचेगा, लेकिन 3 गुणा 3 गुणा 3 इवन टाइम्स। 12 तक डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब -1 आएगा, -1 आएगा, कितनी बार, इवन टाइम्स। तो इसका मतलब क्या बचेगा, 7 की पावर 1 -1 -1 -1 इवन टाइम्स है, तो इसका मतलब 1 आएगा।
7 की पावर 1 यूनिट डिजिट क्या आ गया 7, ये लो हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये छोटी छोटी बातें हैं, धीरे धीरे इनका लेवल भी काफी बढ़ा रखा है कि आपको सारा कुछ समझ में आए। जैसे इस सवाल के अंदर ऊपर हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया है और फिर नीचे वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका वो यूनिट डिजिट का वैसे भी चल ही रहा है। अगला सवाल देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, एक तो तरीका ये है कि भाई आपकी फॉर्मूले पर ठीक कमांड हो, पी की, क्यू की, आर की वैल्यू दे रखी है, पी डिवीजन में क्यू है, इनटू में आपका आर है। ठीक है, तो सबको इनटू में कर लो, पी इनटू में 1 अपॉन में क्यू कर दोगे वो इंटरचेंज हो जाएगा, और इनटू में आपके पास आर है। अब यहां गौर से देखना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और नीचे वाला पार्ट इंटरचेंज होकर आगे मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ जाएगा। जब आप इसे सोल्व करेंगे और p के नीचे वाला जो पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई बनेगा, तो ये पार्ट आपस में आपके कैंसिल आउट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, जो आर के नीचे वाले पार्ट से कट जाएगा। ऐसे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि रिसेंट में ही मॉक टेस्ट में मैंने ऐसा आपको सवाल करवाया है, तो मेरा ये मानना है कि आप हर मॉक टेस्ट को बेहतर तरीके से देखते होंगे। ठीक, टर्म क्या बची भाई, आर की जो ऊपर वाली टर्म है वो आपका आंसर है, सोल्व करोगे तो 2 बार एक्स स्क्वायर 2 बार वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। एक तरीका तो है आपका ये फॉर्मूले वाला। जब मैंने पिछली बार आपको मॉक टेस्ट में ऐसा एक सवाल करवाया था, तब मैंने कहा था कि फॉर्मूलों पर अच्छी कमांड बना लो जिससे आपका काम धूमधाम से चला जाए बिना किसी तनाव के। चलो दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या है, दूसरा ऐसा है किसी एक पार्ट को गायब कर दें, जैसे y को क्या कर लें हम लोग 0 कर दें। बस ध्यान ये रखें कि इसमें कहीं इन्फिनेटिव ना क्रिएट हो, तो ऊपर नीचे देखोगे पी क्यू आर में कहीं भी इनफाइनाइट नहीं बन रहा। p की वैल्यू क्या बची भी, p की वैल्यू बची ऊपर तो x का क्यूब, y जा चुका है, नीचे से y जा चुका है, नीचे एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूं, इनटू में 1 अपॉन क्यू कर रहा हूं, तो q के ऊपर की वैल्यू तो यहां आएगी, y हट चुका है तो क्या बना एक्स स्क्वायर और नीचे आपका एक्स क्यूब ये वाला, इनटू में r करोगे तो देखना जरा 2 बार ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे आपका एक्स स्क्वायर, ये पार्ट मेंटेन हुआ। यहां से कैंसिल आउट किया, ये x की पावर 4 ये 6 है, तो रिजल्ट क्या आया 2x स्क्वायर। ऑप्शन ए और डी में तो y रखते ही 0 रिजल्ट देगा, c आपका एक्स स्क्वायर देगा। ऑप्शन बी इसमें y की वैल्यू 0 रखते ही ये 2x स्क्वायर रिजल्ट देगा, तो यहां से ऑप्शन बी क्या हो गया करेक्ट। ठीक है, अब इन सवालों को देख करके ऐसे ना खुश हुआ करेंगे सर हम तो इससे काम चला लेंगे। देखो काम चला लोगे, कोई समस्या नहीं है, मैं भी मना नहीं कर रहा, मेरा भी ये मानना है इस सवाल को आप इससे थोड़ा फास्ट कर देते, लेकिन अगर आपकी फॉर्मूले पर कमांड है तो हर एक चीज आपको सीधे सीधे दिख सकती है और बिना किसी तनाव के आप कर सकते हैं। चीजें दोनों ही सीखनी है। अलजेब्रा के गिने चुने हमारे 5-6 फॉर्मूले हैं, उन पर कमांड बनाए, और सब्स्टिट्यूट मेथड तो हम लोग वैसे ही डिस्कस कर ही रहे हैं। चलो भाई 9 नंबर का सवाल है, देखो क्या कहा, किशोर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की आयु का औसत 6 साल पहले कितना था 38 वर्ष। ठीक है, 6 साल पहले 38 था, तो 3 को आप 38 से गुणा करेंगे, 3 को 40 से कर दो 120, इसमें से 2 गुणा 3 लेस कर दो, तो 6 साल पहले इनकी तीनों की एज का सम कितना था आपका 138, और उसकी पत्नी व उसके बच्चे की आयु का औसत 8 साल पहले, 2 ही लोग थे, कितना था 64। ये कितने साल पहले है भाई 6 साल पहले, ये 8 साल पहले। यहां से यहां पत्नी की उम्र 2 बढ़ेगी, बच्चे की भी 2 बढ़ेगी, तो इसका मतलब 6 साल पहले पत्नी और बच्चे की बात करें, 2-2 बढ़ा करके लिखोगे, दोनों की एज कितनी होगी 68, तीनों की एज कितनी होगी 114। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लेंगे 8 6 14, 6 और एक आपका 7 4 11, इसका मतलब 6 साल पहले किशोर की उम्र 46 थी। किशोर की वर्तमान उम्र निकालनी है, 6 साल पहले की बात है, तो आज की बात करेंगे तो 52 ईयर्स इसका क्या हो गया यहाँ से रिजल्ट। आई होप समझ आ गया होगा, इजी सा ही सवाल था, कोई तनाव की बात नहीं थी। अगले सवाल की तरफ मूव करें तो देखो इसने क्या कहा, एक निश्चित राशि पर 16/2/3% प्रति वर्ष की दर से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6350 है, उसी राशि का उसी दर से 5/2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, 3 साल का टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्या है
16 2/3%, उसे लिखते हैं 1/6। तो क्या मानोगे यहाँ पर प्रिंसिपल 6 गुणा 6 गुणा 6 मानते थे, ठीक है। 3 साल का साधारण ब्याज बनेगा 3 गुणा में, इसका 1/6 करोगे, ये कट गया 36, ठीक है। फिर 3 बार इसका भी 1/6 करोगे, फिर इसका 1/6 करोगे। ये पैटर्न आपको सिखाया जा चुका है, प्रिंसिपल, फिर आपका 3A 3B और C का फॉर्मेट, ठीक है। जब सवाल सीधे सीधे चलते हैं तब आपको मैंने कहा था ये पैटर्न फॉलो कर लेना, ट्री बनाने की नीड नहीं थी। ये क्या बताता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। 36 गुणा में 3 आपका क्या होगा, 108। 108 में आप जोड़ोगे 18, 108 में 10 जोड़ा, 118 में 8 124, और ये कितना बन गया आपका 125, ठीक है। CI की जो वैल्यू है हमारी कितनी बन गई है, 125। 8 8 16, 1 मिनट, 6 3 18, 6 3 8 8 16 और 1 17, गड़बड़ कर दी क्या कहीं। 108 ये बन गया हमारा, इसमें 18 जोड़ा, इसमें 1 जोड़ा, 8 8 16 1 17 2 1, 127 आ रहा है भाई, गड़बड़ कर दी। 108 में 18 जोड़ा, 126 और 1 127। देखना जरा 6300 किसको, 6350 किसको बताता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो ध्यान से देखना, 127 की वैल्यू 6350 है, 1 की वैल्यू 1/127 हो गई। प्रिंसिपल हमारा कितना है भाई, प्रिंसिपल हमारा है 6 गुणा में 6 गुणा में 6, 216। अब देखो ये प्रिंसिपल हो गया, इसका 5 सही 2/3 साल के लिए ब्याज निकालना है। तो प्रिंसिपल इनटू में रेट कितनी आपकी 1/6 सोल्व कर दिया, इनटू में टाइम 5 3 15 2 17/3, ये आ गया। इतना सा सोल्व करना है। प्रिंसिपल रेट परसेंट सोल्व करोगे, सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, 1/6 आ गया, टाइम आ गया, सोल्व कर दे। 127 सीधे सीधे देखो, कॉमन सेंस लगाना, 120 गुणा 5 600 7 5 35, ये आ गया यहां से 50, ठीक है, ये सोल्व हो गया। इसके बाद देखना 6 से यहां पर काटोगे तो 36 आएगा, 36 में 3 का डिवीजन करोगे तो 12 आ जाएगा, लिखा जाएगा। 12 गुणा 5 आपका 60, 60 को 17 से गुणा करना है, 17 6 आपका 102 और 1 आपका लग गया 0। तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा 1020। 1020 कैसे आएगा भाई, रिजल्ट तो बड़ा आएगा, रिजल्ट बड़ा आएगा। तो क्या गड़बड़ की हमने यहाँ पर, 6 3 5 50 बार हो गया हमारा, ये इससे कट गया, 12 5 60, अच्छा 1 0 को हमने मिस कर दिया, तो 10,200 हमारा बन गया यहाँ से रिजल्ट, लिखा जा सकता है। चलो, ये सेशन अगर आपने पहले कर रखे हैं तभी आपको फील आएगा, वरना आपको ऐसे विचार आएगा ये टीचर है और ये खुद के लिए ही सवाल सोल्व कर रहा है। मतलब किसी बच्चे की बहुत बार होता है ना, स्ट्रीम पर पहले भी क्लास होती है तो उसको देखकर यही विचार आता है सीधे सीधे कि सर एक टीचर पढ़ा तो रहा था स्टडी आई के ऊपर, लेकिन वो खुद को ही पढ़ा रहा था। जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है उनको तो एक एक बात समझ में आ गई कि ट्री क्यों नहीं काम में लेना था, सीधे कैसे डील कर सकते थे, क्या आपकी अप्रोच हो सकती थी। देखो 2 बेलन है उनकी, रेडियस का रेशियो कितना है 3 4, हाइट का रेशियो 8 5, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। क्या करो भाई, रेडियस पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट गया, रेडियस का स्क्वायर यहाँ 9 और राइट साइड में 16, हाइट यहाँ पर 8, इधर कितना 5, ये इससे 2 बार कट गया। वॉल्यूम का रेशियो कितना आ जाएगा 9:10। कुछ खास लिखने की नीड नहीं थी, सीधे सीधे सोल्व हो रहा है। अगला सवाल देखना, अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे कम लगते हैं, रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी। देखो अगर आपने पुराने वाला जो काम पढ़ाया था वो कर रखा है तो स्टार लगाने की नीड नहीं है। अगर नहीं कर रखा है तो इसका पर्टिकुलर पैटर्न ये था, याद आ रहा होगा आपको, S1 S2 अपोन में डेल्टा S, दोनों स्पीड का डिफरेंस इनटू में दोनों टाइम का डिफरेंस क्या निकल के आता था, डिस्टेंस। ठीक है, पहले स्पीड ओरिजिनल जो है वो कितनी है आपकी S है, अगली स्पीड आपने 20 बढ़ा दी, S प्लस 20 आ गया, अपोन में दोनों का अंतर 20 दिख रहा है, टाइम का डिफरेंस कितना है 5/2 और डिस्टेंस आपकी कितनी है भाई 300। देखना 5 से इसको काटोगे 4 बार तो S इंटू में S प्लस 20 की जो वैल्यू है ये कितनी आ गई 2400। ठीक है, देखो यहां पर 2 जीरो क्रिएट हो रहे हैं तो वैल्यू पुट करते टाइम ध्यान रखना
एक जीरो इसके पास है, इस नंबर के पास भी जीरो होगा तो इस पूरे के पास जीरो होगा, और इसके पास जीरो होगा तो इसके पास भी जीरो होगा। गुणा करोगे 2 जीरो क्रिएट हो जाते हैं। या फिर वैल्यू रख लो, जैसे 20 ही रख लें। 40 को 20 से किया 800, नई बात बनी। 40 रखो, 60 को 40 से किया 2400। इसका मतलब क्या जस्टिफाई हुआ, एस की वैल्यू आप रखोगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। निकल के आ गई स्पीड, तनाव ही नहीं आया। 192 किलोमीटर दूरी तय करनी है और स्पीड कितनी है 40। कितना टाइम लगेगा भाई, देखना 40 का डिवीजन 4 बार 160। फिर आगे क्या है, पॉइंटों में दे रखा है। कितना बचा आपके पास 32। 32 के अंदर 40 का आप डिवीजन करोगे, एक जीरो लगा दो तो 8 बार डिवीजन हो गया, 4.8 आवर्स। इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये वाला है, इस पर अगर आपकी कमांड है सवाल तुरंत सोल्व होंगे। रीजन क्या था, मैंने आपको अच्छे से कहा था कि स्पीड टाइम डिस्टेंस में सारा खेल है एवरेज स्पीड को यूज करने का। इसके अलावा एक पैटर्न है ये वाला, इसको यूज करने का, ठीक है। एक छोटा पैटर्न वो भी था S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू अपॉन में T2 अपॉन T1। ये वाला पैटर्न और एवरेज वाला बार बार काम में आता है, और बाकी का जितना भी खेल है वो सारा का सारा रेशियो का है। तो दो चीजों पर कमांड होनी चाहिए। चलो भाई, एक हटके सवाल और बनाया है, यहां पर आपके सामने है सवाल। x टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 5 को कैसे सोल्व करें। जैसे ही आपने इस बात को देखा तो आपके तुरंत बात क्लिक हो गई कि भाई हमने अलजेब्रा के अंदर 7 पैटर्न पढ़े थे, ठीक है। उसके हिसाब से अपने पास क्या होना चाहिए, x प्लस 1/x। इफ का जो केस है उसमें x का डिवीजन कर दो दोनों तरफ, एक x बना, इधर ये वाला जाएगा तो 2√5, x तो इसका हट ही गया है, और फिर प्लस का है 1/x। अब देखो सबसे बड़ा चैलेंज ये है आपका x टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 5, ठीक है। अब इसे सोल्व करने का एसएससी के लिए जब पढ़ते हैं तब डील करते हैं भाई इसके लिए कि पावर 5 को सोल्व करने का जो तरीका होता है एसएससी में आपको पढ़ा देंगे, वो पावर 3 इंटू में पावर 2 और इन दोनों का डिफरेंस, और उसको लेस करते हैं। यही पैटर्न पावर 7 में होता है, पावर 4 इंटू पावर 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर आपकी ऐड होती है। एक बार मैं आपको खोलकर समझा देता हूं कि एक्चुअल में मामला क्या है। देखो x की पावर 5 कैसे बना सकते हो, सिंपल सा तरीका है, x की पावर 4 को x की पावर 1 से गुणा कर दो, x की पावर 5 बनेगी। या फिर क्या होगा, x क्यूब को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी x की पावर 5 बनेगी। तो यहां से हमने एक कंक्लूजन ये निकाला कि हम पावर 4 पर क्यों जाएं, हम सीधे सीधे ही क्या कर लें, x क्यूब को x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को मल्टीप्लाई कर दें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से, तो पावर 5 बनेगी। लेकिन आपको पता है यहां पर 4 टर्म बनेगी, 2 टर्म का मल्टीप्लाई 2 टर्म से होगा। कैसे कैसे बनेगी देखना, पहली टर्म को पहली से गुणा करोगे x की पावर 5 बनेगा, हमें चाहिए भी था। फिर पहली टर्म को दूसरे से करोगे तो क्या बनेगा, x क्यूब 1/x स्क्वायर, x बनेगा। x हमें नहीं चाहिए था भाई, x को हटाना पड़ेगा। इसका इससे गुणा करोगे तो क्या बनेगा आपके पास 1/x, ये भी नहीं चाहिए था, तो इसका मतलब 1/x को भी हमें हटाना है, दोनों को ही हटाना है। इसका इससे गुणा करोगे तो 1 अपॉन में x की पावर 5 बन गया। कहने का मतलब इस पार्ट को आप जब सोल्व करेंगे तो आपके पास x टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 बनेगा, ठीक है। अप्रोच ये भी होती है, ये सिखाया जाएगा आपको कि चाहे तो पावर 4 को 1 से और इन दोनों का डिफरेंस क्या है पावर 3, ये कर दें, ठीक है। ये वाला मैंने क्यों नहीं पढ़ाया आपको, क्योंकि मुझे ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही थी कि रेलवे इस स्तर पर सवाल पूछ लेगा, ठीक है। मॉक टेस्ट में बिल्कुल मैंने आपको कहा है कि मॉक टेस्ट का लेवल एग्जाम के कंपैरिजन में काफ़ी अपना हाई हो जाता है कुछ कुछ सवालों में। सीखने का प्रयास करें, भविष्य में कोई भी आप एग्जाम देंगे बिल्कुल आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा, अच्छा खासा आपका जो स्कोर है वो मेंटेन होगा। देखो क्यूब को सोल्व करोगे, ये वैल्यू किसकी है, a की, a का क्यूब माइनस 3a करोगे, इसका क्यूब क्या होगा 8, इसका 5√5, 40 √5 आ गया, उसमें से 3 है, 6 √5 लेस करोगे तो कितना आएगा 34√5, स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर 4 5 20 में से 2 चला गया 18 माइनस 2√5। एग्जाम में असल में देखा जाए तो ऐसे सवालों को यहां से उठाया जाता है, अगर हमने पढ़ लिया होता तो हम सवाल को यहां से उठाते, ये काम है हमारा पहले का। और एक बार पढ़ लेते हो तो ये सारा सीन आपको नकली लगता है कि ब्रेक कैसे होंगे।
चलो भाई, √5 और 2 को मैं अगर लेस कर दूं, 2√5 को मैं कॉमन ले लूं तो यहां से देखना, यहां अपने पास क्या बचेगा 18। सही तो जा रहा है ना मामला, ठीक है। यहां पर देखो हमने क्या कर दिया, 2 तो 2√5 तो इधर चला गया, ये माइनस का 1, 2 इसमें से निकाल लेते हैं √5 इसमें से, तो इसका मतलब 9, 9 गुणा 4 आपका 36, 9 3 27 में 3 जोड़ा 30, 305, 2 ये 5 आ गया, तो 305 को 2 से करोगे 610 √5। ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया करेक्ट। एग्जाम में करने लायक काम बस ऐसे सवालों में इतना ही होता है, इसके ज्यादा आगे जाने की नीड नहीं पड़ती। चलो भाई, सवाल नंबर 14 हमारा, ऐसा कर लेते हैं, आपके लिए होमवर्क रख देते हैं, ठीक है भाई। किया हुआ सवाल है इस टाइप का हमारा, और हो सकता है जहां तक हमने पढ़ा हो मेंसुरेशन को, उस टाइम हमने इस डिटो सवाल को भी किया। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये आपका होमवर्क है, थोड़ा सा दिमाग लगाना कैसे सोल्व होगा। चलो सवाल नंबर 15, देखो क्या कहा, एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलो चावल खरीदा। इसके अलावा हर 20 किलो चावल की खरीद पर उसे 1 किलो चावल मुफ्त दिया गया। यदि वह अंकित मूल्य पर चावल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस कुछ लिखी हुई थी MP, डिस्काउंट मिला 10% का, 10% का डिस्काउंट होगा तो MP के 90% पर सामान बिकेगा, मतलब ये दुकानदार है, कहीं होलसेलर से ला रहा होगा, ठीक है। चलो मार्क प्राइस के 90% पर इसने खरीदा, लेकिन फिर एक बात और आई कि उसे हर 20 किलो चावल की खरीद पर 1 किलो मुफ्त मिलेगा, तो दुकान से बाहर आएगा तो इसके पास चावल कितना होगा 21 किलो, 1 किलो फ्री था तो मतलब 20 किलो के पैसे दिए। इंपॉर्टेंट बात यह है, सिखाया जा चुका है, तो मार्क प्राइस के 20/21 मार्क प्राइस की इस रेट पर उसने खरीद लिया, और ये इसके लिए क्या हो गई CP, ठीक है। अगले केस में ये आदमी क्या करेगा, पहले थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। 0 से 0 हो गया, 3 से काटोगे और ये 7। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो देखना जरा, ये वाली बात आपकी यहां चली गई और ये वाली बात यहां चली गई। दुकानदार ने सामान इस रेट पर खरीदा है, वो रेट क्या है इसकी 6 रुपए। दुकानदार जो रेट लिखी हुई है उस पर वापस से इस सामान को सेल करेगा, तो मतलब कितने पर करेगा 7 पर। 6 का आर्टिकल 7 में बेचा, 1 का प्रॉफिट 6 पर, प्रॉफिट परसेंट 1/6 की वैल्यू आपको पता है 16 2/3 होती है। ये कहां पढ़ाया गया था अभी आपको, ये आपको पढ़ाया गया था डिस्काउंट जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर, ठीक है। और एग्जाम हॉल में फिर से इसको डिटेल में सोल्व करके देखोगे, इतने में आपका बहुत ज्यादा टाइम किल हो जाएगा। नकली कैटेगरी में मैं ऐसे सवालों को मान के चलता हूं। अगला सवाल देखना भाई, हल्का सा और जूम कर देता हूं इसको, थोड़ा ठीक से आपको दिख जाए। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 नंबर में क्या कहा कि पाइप A और B क्रमशः 10 और 40 घंटे में किसी टैंक को भर सकते हैं। C जुड़ा हुआ एक आउटलेट पाइप है, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दे तो A और B द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक समय लगता है। A और B को 7 घंटे तक खोला गया, फिर C को खोल दिया, और C अब टैंक को कितने समय में खाली करेगा। देखना इंपॉर्टेंट बात है, सारा खेल इफिशियंसी का है। A और B की अगर मैं बात करूं यहां पर, A 10 घंटे में, B आपका 40 में, टंकी का आकार 40 लीटर, A की क्षमता 4 आ गई और B की क्षमता कितनी आ गई 1 आ गई, लिखा जा सकता है। इसने क्या कहा कि तीनों के तीनों पाइप को अगर हम लोग खोल दें, टाइम कितना लगेगा भाई, दोनों को जितना टाइम लगा था, इन दोनों को कितना टाइम लगा, 40 लीटर की टंकी, 4 और 1 5 इनकी क्षमता, दोनों को टाइम लगा है 8 घंटे। इससे भी 80 मिनट अधिक, 8 घंटे में 80 मिनट, इसका मतलब इसमें 1 घंटा 20 मिनट जोड़ोगे तो 9 घंटे 20 मिनट को क्या लिखोगे 1/3, इतना टाइम लगा। 8 घंटे पहले लग रहे थे दोनों को, तीनों को जब शामिल किया 80 मिनट अधिक लगेंगे। 80 मिनट को रीड करो, 60 मिनट प्लस 20 मिनट,
8 घंटे में 1 घंटा जोड़ दिया, 9 घंटे, 9 घंटे में 20 मिनट, 20/60, 1/3 आ गया। तीनों को ये टाइम लगा। इसे थोड़ा इजी करके लिख लेते हैं, 27 और 1 28/3। इफिशियंसी यहां से निकालोगे तो ऑब्जर्व करना 40 में आप डिवीजन करोगे 28/3 का, सोल्व करोगे यहां से तो वैल्यू आएगी 4 से आपका कट गया 7 बार, ये आ गया 30/7। 30/7 किसकी है? तीनों की इफिशियंसी। इन दोनों की इफिशियंसी है कितनी? 5। ठीक है, तीनों की मिलकर के आपकी होगी 30/7। तो इसका मतलब देखना, इस ये वैल्यू तो 4 पॉइंट समथिंग आ रही है, इसका मतलब ये काम नेगेटिव कर रहा है और हमें पता भी है। तो क्या कर दो, 5 में से 30/7 को लेस कर दो। इन दो की इफिशियंसी ज्यादा, इसमें से तीनों की लेस करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 35, 5/7। सीधे लिख देता हूं, इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई? 5/7। और माइनस में आएगी, माइनस क्या बताता है? इसको खाली कर रहा है। ये काम हमने कर दिया यहां तक। ए और बी को 7 घंटे तक खोला, 7 घंटे में 7 गुणा में 5, 35 लीटर पानी डाला। उसके बाद किसको लगाया? सी को। सी खाली करेगा 5/7 के हिसाब से, ये इससे कट गया। तो कुल मिलाकर के टाइम कितना लगा? 49 आवर्स। टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम पढ़ाया गया था आपको। इससे कम कैलकुलेशन करना यहां पर संभव नहीं होगा। कैलकुलेशन आसान है, नंबर ऑफ स्टेप्स इसने कई सारी उलझा रखी हैं, तो मेरे ख्याल से बात बना ले जाओगे, कोई तनाव वाला काम है नहीं। अगला सवाल देखना जरा। साइन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 4/5। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है 4/5। फिर आगे एक डेटा दे रखा, उसे सोल्व करना है। मेरे हिसाब से इजी वे में कर सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू 4/5, 4 परपेंडिकुलर को, 5 हाइपोटेनस को, बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 3। सोचने की नीड नहीं थी, रखते जाओ। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? हाइपोटेनस अपॉन में बेस, प्लस 4 इंटू में कोट थीटा, कोट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, फिर अपॉन में आ गया 4 गुणा में टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, माइनस 5 इंटू में कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5। सोल्व करना है। देखना जरा, 4 से 4 आपका कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट। किसका गुणा कर दें? 3 आ रहा है, ऊपर नीचे 3 का गुणा, ऊपर 3 का करोगे 3 हट गया, 3 गुणा 3 9, 5 14, 14 आ गया। ये 16 हो गया, इसमें से 3 गुणा 3 लेस करोगे तो 7 बचेगा। रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? 2। इजी कैटेगरी के सवाल होते हैं अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक भी पढ़ रखा है तो। देखना, एक परीक्षा या एग्जाम में जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो कितने थे आपके? 500। ए को बी की तुलना में 25% ज्यादा मिले, मतलब बी को जितने मिले उसका 25% बढ़ा करके। बी को कितने मिले हैं भाई? सी की तुलना में 60% ज्यादा। सी को कितने मिले हैं? डी की तुलना में 20% कम। ए को 80% अंक मिले तो डी को कितने मिले? अब डायरेक्शन देखो, डी से सी में जाना, सी से बी में जाना, बी से ए में जाना इजी रहेगा। डी को मैंने मान लिए कि नंबर कितने मिले हैं? डी। यहां डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप ए से बी के नंबर में जाओगे, बी से सी में, सी से डी में, तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा। लेकिन देखो, सी को डी के कंपैरिजन में, डी को बी को सी के कंपैरिजन में, ए को बी के कंपैरिजन में, तो डी से उठा लेते हैं। डी को मार्क्स मिले हैं डी। सी को कितने मिले हैं भाई? डी की तुलना में 20% कम। डी का 80% निकाल दो, 4/5। ये किसके मार्क्स आ गए? सी के। अब देखो बी को कितने मिले? सी के जो भी मार्क्स हैं उनसे 60% अधिक। 60 क्या होता है? 3/5। 3 ज्यादा, तो इसका मतलब 8 मिले हैं 5 के बेसिस पर। ठीक है, या 160% लिखोगे वही बात आएगी। ये किसके मार्क्स आ गए? बी के। ए को कितने मिले? बी की तुलना में 25% ज्यादा, 25% 1/4, 125 लिखना है 5/4। ये ए के मार्क्स आ गए पूरे। ए को मिले कितने अभी? 500 का 80% कितना हो गया? 400 नंबर। चलो ये सोल्व करना है। 5 से 5 कटा, 4 से 4 कटा, 8 से काटोगे 5 बार, और डी की वैल्यू कितनी आ गई? 250% पूछ रहा है। टोटल 500 है, इसका आधा दिख रहा है साफ साफ, कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना, तो कितना आ गया? 50%। ठीक है, सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है, सवाल की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर आपको ये नहीं पता चलता है कि ये सवाल सक्सेसिव वाले भी 2 डायरेक्शन से सोल्व होते हैं,
अगर आप पहले ए से बी में जाओगे या रेशियो के थ्रू जाओगे वही सवाल कैलकुलेटिव, डायरेक्शन को रिवर्स करके डील करोगे, क्योंकि जिसके बेस पर कंपैरिजन चल रहा है उसकी डायरेक्शन रिवर्स में चल रही है। देखो ए और बी की 8 साल पहले एज कितनी भाई, 2x और 3x। कौन सा मेथड काम में ले रहे हैं, क्रॉस मेथड। 8 साल पहले ये थी, फिर 4 साल पहले कितने का, 5:7। ये 8 साल पहले, ये 4 साल पहले, अंतर कितने का, 4 साल का। चलो सोल्व करते हैं क्रॉस में। 5 3 15, 7 2 14, अंतर कितने का, x का। 28 में से 20 चला गया 8, x की वैल्यू 8 आ गई। क्या पूछ रहा है, 8 वर्ष बाद। देखो इसकी उम्र कितनी है, 8 गुणा 2 16, इसकी उम्र कितनी है 24। कितने साल पहले, 8 साल पहले, ठीक है। अब 8 साल बाद, 8 साल पहले से प्रेजेंट में आओगे, 8 जोड़ोगे, फिर आगे जाओगे, 16 ऐड करोगे, 16 इसकी बढ़ेगी, 16 इसकी बढ़ जाएगी, 16 16 32, 8 से काटोगे तो यहाँ पर 4, ये 3 और 2 5, ये आपका आ गया रिजल्ट, ठीक है। क्रॉस मेथड से करते हो सवाल तुरंत सोल्व हो जाते हैं, क्रॉस मेथड से नहीं करोगे तो टाइम किल होगा। चलो भाई अगले सवाल की बात कर लेते हैं। बोर्ड मास का अपना सवाल है। बोर्ड मास के सवाल देखते ही ध्यान रखना है, ऑफ वाले सेक्शन में एरर होने के चांसेस मैक्सिमम, उसके बाद डिवीजन में एरर हो सकती है। चलो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। 3 2/3 है तो 3 3 9 और आपका 2 11/3। अगला पार्ट देखो डिवीजन है, लेकिन उसके बाद ऑफ है। ऑफ पहले सोल्व करोगे, मैं इंटरचेंज कर रहा हूं। ऑफ जब सोल्व करोगे तो 11 गुणा 2 ऊपर आ जाएगा, इंटरचेंज करोगे, डिवीजन करना, क्योंकि वो स्टेप तो पूरी ऑफ वाली एक साथ सोल्व होगी। 22/90 इंटरचेंज करोगे तो 22 नीचे आ जाएगा, 90 ऊपर आ जाएगा। तो मैंने एज इट इज इनको लिख दिया। चलो यहां हो गया मामला। -1/4 ऑफ है तो ऑफ तो पहले सोल्व होना ही है, तो ऑफ वाले सेक्शन को क्या करो आप, 1/4 इंटू में 5/2 लिख दिया। अब आगे क्या है आपका डिवीजन। डिवीजन को इंटरचेंज कर दो, 5/3 कर दो, उसके बाद मल्टीप्लाई है 24/5। एक पार्ट आपने ऊपर वाला सोल्व कर दिया, नीचे वाले में देखना 2/5 ऑफ का पार्ट एक साथ ही सोल्व होगा, 2/5 लिखा, और यहां पर कितना आ गया, 15/2 आ गया। डिवीजन है, इंटरचेंज कर दो 4/3, माइनस का आपके पास 3/4 है, इंटू में 3/2 है, फिर इंटरचेंज करोगे 8 और 1 9, 9/8 है, सॉरी क्या आ गया भाई, 9/4 है, इसको क्या लिख दोगे 4/9। बस इतना खेल करना है, एडजस्ट कर दिए। अब कैंसिल आउट करके सोल्व करना है। 3 से 3 कटा, 11 से 11 कटा, यहां वाली वैल्यू आ गई अपने पास 15। 5 से 5 कटा, 3 2 6 4 24, 15 में से 5 चला गया, आपके पास कितना बचा 10, माइनस का आ गया। फिर देखना जरा, 5 3 15, 2 से ये कट गया, 4 बचा, 4 से 4 कट गया, 3 3 9, ऊपर क्या बचा भाई 10। नीचे देखना जरा, 4 में से हाफ लेस करोगे, 3.5 क्या लिखोगे 7/2, ऊपर लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा 20/2, 7 2 14, और ये 6/7, 2 6/7, ठीक है। ध्यान बस इनका इसलिए रखना है, ऑफ वाले सेक्शन में एरर हो सकती है। ऑफ जहां भी हो दोनों टर्म्स को कंबाइंड कर दो, डिवीजन जहां जहां फिर उसको इंटरचेंज करते जाओ, जिससे कि किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन ना हो और आप इजी वे से सवाल को डील कर लें। अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगले सवाल में देखो इसने आपसे क्या कहा है। सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% हानि पर 576 रुपए में बेची। रेणु ने उसे परिवहन पर 224 रुपए की खर्चा किया और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेच दी जिसे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हो। रेणु के लिए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं रेणु की, रेणु के लिए अगर आपको सीपी और एसपी मिल जाए तो रेणु के लिए लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो। तो देखो सुधा ने रेणु को वस्तु बेची है कितने पर, 576 पर, 224 का खर्चा, 76 में 24 जोड़ा, कितना बन गया 600, 600 में 200 800। इसका मतलब एक मामला तो सेट हो गया कि रेणु ने आर्टिकल को खरीदा है 800 में, लेकिन बेचा कितने में। रेणु बेचती किसे है, रघु को। अब देखना रघु को ऐसी कीमत पर बेचती है जिससे सुधा को 24% का लाभ हो। तो सीधी सी बात है, देखो सुधा के लिए पहले तो निकालो सीपी।
सुधा आर्टिकल 20% लॉस पर बेचती है। 20% मतलब 1/5। 5 की चीज कितने में बेचेगी? 4 में। 4 किसको बताता है? 576 को। 1 की वैल्यू अपोन में 4 किया, 5 की वैल्यू गुणा कर दिया। ये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है। किसके लिए? सुधा के लिए। सुधा इसे क्या करना चाह रही है? 20% लाभ पर बेचे, वही रेणु के लिए सेलिंग प्राइस होगी। तो इसका मतलब इसका आप क्या करो, 124% निकाल दो। 124/100। खेल बस इसको एडजस्ट करने का। एक बार एडजस्ट कर लिया, मामला आसान हो जाएगा। चलो भाई सोल्व कर देते हैं। 4 से काटोगे, यहां पर देखो 5 से काटा आपने इसको, 20 बार आ गया। फिर देखो 4 से आप इसे काटोगे तो ये कितनी बार कट गया आपका? 32 बार। फिर 4 से काटोगे, 1 मिनट, 32 बार नहीं, 31 बार। 31 बार कैंसिल आउट हो गया। फिर आपके पास यहां पर बचा हुआ है 20। और कुछ मामला सेट हो रहा है। अगर 8 से हम लोग काटना चाहें, 8 7 56, 8 2 16। यहां पर अगर हम लोग फिर इसको काट दें, जैसे इसको 2 से ही काट देते हैं, नीचे 10 बच जाएगा। तो यहां पर कितना आ गया हमारे पास? 76। ठीक है, यहां तो 100 मेंटेन हो गया, इसके साथ छिड़कानी नहीं करनी है। अगले पार्ट को मल्टीप्लाई करना, जरा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 10 का डिवीजन करना है। देखो 36 को 1 से करोगे 36 आएगा, कैरी 3। 36 को 3 से करोगे 108 में 3 जोड़ा 111। 10 का डिवीजन 11.6 आ गया। सुधा रेणु के लिए सीपी ये है 100 रुपए, एसपी ये है। तो यहां से साफ साफ दिख रहा आपको 100 क्रिएट होता है, तो क्रिएट करें, कैलकुलेशन आपकी बहुत कम कर देगा। 11.6% का एक्चुअल में इसे क्या हुआ है? प्रॉफिट लिखा जा सकता है। चलो भाई सवाल नंबर 22 की बात करते हैं। 22 को निपटा लोगे, जरा देखना, वैल्यू पुट करके देखते हैं। यहां पर थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है, 90 से छोटी है। ध्यान क्या रखना है? थोड़ा कॉमन सेंस। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की टर्म तो स्क्वायर में है, तो यहां तो थीटा की वैल्यू 30 रखो, 45 रखो, 60 रखो, कोई तनाव नहीं है। टारगेट करना है कोस थीटा को, कि ऐसी वैल्यू रखें कि राइट साइड में रिजल्ट परफेक्ट। तो कोस थीटा की वैल्यू ऐसी नहीं रखनी है जिसमें रूट आता हो। तो क्या रखें भाई? थीटा बराबर कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर ट्राई करते हैं। तो देखना 12 गुना में कोस 60 डिग्री 1/2 स्क्वायर होगा, तो 1/4 माइनस 2 इंटू में 3/4 और प्लस का 3 इंटू में 1/2 आना क्या चाहिए भाई? 3 आना चाहिए। सोल्व करें अगर हम लोग इसको, तो ये तो आ गया आपका 3 और ये कितना आ गया? 3/2। ये इससे कट गया, 3 बराबर 3, जस्टिफाई। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री जस्टिफाई हो रही है। अगर नहीं होती है तो एक जगह पैटर्न सिखाया था आपको, क्या बनती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्री में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको डील कर लेंगे, उससे काम चल जाएगा। अब वैल्यू पुट करनी है, सोल्व कर दे जाओगे। देखना जरा, एक सवाल पूछा कि एक आपके पास नंबर है, नंबर मैं लिख देता हूं, तब तक आप सवाल को रीड करें। 708x 6y 8z और 9, ये किससे डिविजिबल हो? ये आपका डिविजिबल हो 99 से। 99 आपके मन में आया, आते ही आपने सोचा इसे लिख लें 11 गुणा 9। ये 11 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी हो। 11 से डिविजिबिलिटी का क्या सीन है भाई? इसको 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 सबको जोड़ दिया, फिर इसको 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 सबको जोड़ दिया, ऐड करो। 8 और 7 आपका 15, 15 में 8 जोड़ा 23, 23 और 9 32, 32 में से x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये करोगे और आना क्या चाहिए? 11 से डिविजिबल। ऊपर वाली संख्या या तो 0 बने, या तो क्या करें, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपकी 32 हो तो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो बेटर ये है तनाव ना लेकर के बाई ऑप्शन जाते हैं। जैसे मैं 5 रखूं, 5 कौन से ऑप्शन में है? बी में। 32 में से 5 चला गया तो आपके पास क्या बचा? 27। 27 में 11 का डिवीजन नहीं जा रहा, बी ऑप्शन आउट हो गया। अगर इसमें से हम लोग ए ऑप्शन रखते हैं तो 32 में से 27 चला गया, 5 बचेगा, 11 का डिवीजन नहीं होगा। 16 रखेंगे तो यहां क्या होगा? 16 और 16 32 आ गया, एडिशन तो सही किया ना हमने। 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 7, 1 मिनट, कोई पार्ट हमने मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया भाई? 8 और 7 15, 15 और 6, 8 7 15 6 21, 21 में 8 जोड़ा 29, सॉरी भाई 38 आएगा यहाँ पर, ये गड़बड़ कर दी, फिर से चेक करना। देखो
अगर हम इसकी वैल्यू ऑप्शन ए 27 रखेंगे तो यहां 27 लेस होगा 11 जस्टिफाई होगा। 5 रखते हैं, 5 लेस कर दोगे 33 जस्टिफाई हो रहा है। अगर इसमें से 16 लेस कर दें तो इसके लिए भी जस्टिफाई हो रहा है। अगर हम इसमें से 9 लेस कर दें 29, इसके लिए नहीं हो रहा। 11 का सिनेरियो से तो 3 ऑप्शन जस्टिफाई हो रहे हैं, कोई बात नहीं। जब इसमें आप 9 का डिवीजन करेंगे तो क्या करोगे, सबको ऐड करोगे, इतना ऐड कर ही रखा है, तनाव ही क्यों ले रहे हो। तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ऐसी करनी है कि जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा मामला 9 का मल्टीपल बने। अब अगर हम लोग इसमें 27 जोड़े, देखना इसकी वैल्यू अगर 27 रखें, 30 20 50 60 7 15, 65 में भाग नहीं जा रहा, गलत है। 5 अगर रखोगे 38 5 43, नहीं जा रहा है डिवीजन। 16 रखोगे, वैसे तो ये आपका आंसर हो ही रहा है, लेकिन रखोगे तो भी 54 में 9 का डिवीजन करोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अप्रोच सिंपल सी है, बस ध्यान रखना है। डिविजिबिलिटी आपको पढ़ाया जा चुका है तो वो कोई तनाव वाली बात है ही नहीं। चलो भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे कई सारे सवाल करवाए जा चुके हैं, आंसर जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। सवाल को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, ध्यान से देख लो। इसको करवाया जा चुका है इस टाइप का सवाल, डेटा चेंज है बस। इसके बाद अगला 25 नंबर का सवाल, फिर 26। देखो 25 वाला और देख लो, आखिरी सवाल आज के सेशन का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रेलवे सीरीज में नहीं पढ़ाई, लेकिन मैंने आपको कहा था जहां एसएससी के लिए पढ़ा रखा है, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर तो आप देखे ही देखे, तीसरा देख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो 2 समीकरण है यहां पर। एक तो आपके पास क्या है, 4x माइनस का 2y बराबर 10, और एक इक्वेशन क्या है, 4x प्लस ky बराबर 2। देखो दोनों के ग्राफ बिंदु, इसकी कोई जैसे ये लाइन जा रही होगी, इसकी कुछ ऐसी जा रही हो, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसके पॉइंट क्या है, a कोमा में 4। इसका मतलब a कोमा 4 इसको भी जस्टिफाई करेगा। इसका मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट पहले और y कोऑर्डिनेट बाद में। x कोऑर्डिनेट की जगह a है, y कोऑर्डिनेट की जगह 4 है। पूछा क्या है भाई, आपको पूछा यह है कि k की वैल्यू बताओ। देखना, अगर मैं सीधे x की जगह a और y की जगह 4 रख देता हूं, a भी मेरे को निकालना पड़ेगा, k मुझसे पूछा गया है। यहां पर अगर आप रखोगे तो देखना, a रखें अगर इसकी जगह तो ये क्या बनेगा आपका 4a। इसको अगर हम लोग रखें 4 गुणा में 2 8, इधर चला गया 18। a की वैल्यू आपके पास आ गई 18/4। ठीक है, इस बिंदु के लिए इसको जस्टिफाई करोगे 4x, x की जगह क्या आएगा भाई आपके पास a। यहां पर देखो इसकी वैल्यू रखी आपने 18/4 प्लस k इंटू में y की वैल्यू 4 बराबर 2। ये 18 आ गया, उस साइड में जाएगा माइनस का 16, k की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। कहने का मतलब जब भी कभी 2 लाइन कट करती हैं तो उनका एक कॉमन पॉइंट होता है। कॉमन पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट दोनों ही इक्वेशन को जस्टिफाई करते हैं, तभी इसका सॉल्यूशन संभव हो पाता है। ठीक है, बाकी उस जगह आपको पढ़ाया गया था एसएससी के अंदर, तो सर्च कर लेना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वासु सर स्टडी IQ, तो आपको वीडियो मिल जाएंगे वो वाले। या अपना जो टेलीग्राम का चैनल है इसके अंदर एकदम शुरुआत के अंदर चले जाएं, वहां पर आपको मिल जाएंगे। या फिर फाइल सेक्शन के अंदर चले जाओ, PDF का सेक्शन नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो वहां PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना पार्ट जो है वो कवर कर सकते हैं। तो आज हमारा डे 120 कंप्लीट हो गया, मॉक टेस्ट 15 कंप्लीट हो गया। हर मॉक टेस्ट में आपको 4 से 5 नई बातें सोल्व कर देखने को मिलती हैं, चाहे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो, चाहे क्वेश्चन की कैलकुलेशन को डील करने का तरीका हो, या फिर कोई और अलग से कॉमन सेंस डेवलप करना हो। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छे लगते होंगे। एटलीस्ट कमेंट जरूर किया करें, अगर आपका कोई सजेशन है तो आप सजेशन भी रख सकते हैं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।